हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से इकोनॉमिक डिप्रेशन के विषय में चर्चा करूंगी। इसके पहले भी मैंने इकोनॉमिक डिप्रेशन से रिलेटेड एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें मैंने आप लोगों से इकोनॉमिक डिप्रेशन के क्या कॉजेज रहे थे तथा हूवर के द्वारा कौन से कार्य किए गए थे इसके विषय में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से इकोनॉमिक डिप्रेशन से उबारने के लिए अमेरिका को फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा कौन से कार्य किए गए थे तथा इसके कौन से परिणाम रहे थे इसके विषय में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी। यदि हम इकोनॉमिक डिप्रेशन के विषय में बात करते हैं तो ये 1929 का हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक रहा था, जिसके होने के बहुत सारे कारण रहे थे, जिस वजह से विश्व के सभी देश इसमें सम्मिलित हो गए थे। और उस समय क्योंकि उपनिवेशवाद का युग ही रहा था और संपूर्ण विश्व में बहुत सारे ऐसे कॉलोनीज रहे थे जो चाहे अनचाहे भी इकोनॉमिक डिप्रेशन को झेल रहे थे। और इसी के विषय में कि किस प्रकार से अमेरिका स्पेशली जो है वो फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट के नेतृत्व में आर्थिक मंदी से उबर करके बाहर आया था और इसके क्या परिणाम हुए थे अमेरिका में, इसके विषय में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी। फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट का नाम अमेरिकी इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने अपने न्यू डील नाम की नीति से अमेरिका को एक प्रगतिशील आंदोलन की तरफ अग्रसारित किया था। यदि हम न्यू डील के विषय में बात करें तो यह एक प्रकार का नवीन सुधारवादी कार्यक्रम था। 30 जनवरी 1882 को रूजवेल्ट का नाम जो जन्म था वह एक संपन्न परिवार में हुआ था। रूजवेल्ट का जन्म न्यूयॉर्क स्थित हाइड पार्क के हडसन घाटी शहर में हुआ था। इसके पिता का नाम जेम्स रूजवेल्ट प्रथम और माता का नाम सारा एन डेलानो था। 17 मार्च 1905 को रूजवेल्ट ने एलेनोर से विवाह किया था। यदि हम रूजवेल्ट के प्रारंभिक शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो रूजवेल्ट ने अपनी शिक्षा गार्टन और कैम्ब्रिज के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। हार्वर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी कर 1904 में रूजवेल्ट न्यूयॉर्क आया, जहां उसने कानून की पढ़ाई कोलंबिया विश्वविद्यालय से की थी। हार्वर्ड क्रिम्सन दैनिक समाचार पत्र में प्रधान संपादक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। राजकीय सीनेट में रूजवेल्ट का चुनाव भी हुआ था। रूजवेल्ट को बहुत जल्द ही एक महत्वपूर्ण पद राष्ट्रपति विल्सन द्वारा दिया गया था और वह पद था 1913 में नौसेना के उप सचिव का पद। डेमोक्रेटिक दल ने रूजवेल्ट को उपराष्ट्रपति पद के लिए 1920 में नामांकित किया था। रूजवेल्ट के साथ एक हादसा 1921 ईस्वी में हुआ था, जिस समय उसकी उम्र 40 वर्ष की थी और इस हादसे में वह पोलियो से ग्रसित हो गया था तथा उसका बायां पैर हमेशा के लिए लकवाग्रसित हो गया था। किंतु रूजवेल्ट एक आत्मविश्वास वाला व्यक्ति था और वह सहारे के साथ चलने फिरने लगा था। डेमोक्रेटिक दल के उम्मीदवार के रूप में 1932 में हुए आम चुनाव में वह भारी बहुमत से चुनाव जीत गया था तथा 1933 में उसने अमेरिका को आर्थिक मंदी के दौर से बाहर ला खड़ा किया था। उसने अपने प्रथम भाषण में कहा था, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। उसने राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद न्यू डील की नीति की घोषणा की थी। न्यू डील नीति का उद्देश्य प्रचलित अर्थव्यवस्था में राजकीय हस्तक्षेप एवं नियंत्रण स्थापित कर आर्थिक मंदी से के जो दुष्परिणाम थे उन्हें समाप्त करना रहा था। पार्क्स के अनुसार उनका ये कहना रहा है कि द न्यू डील वॉज अ continuation of the progressive movement combining policies derived from both Theodore Roosevelt and Woodrow Wilson. एफडी रूजवेल्ट ने राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए न्यू डील की नीति की घोषणा की और उसे लागू कर दिया था। अध्ययन की सुविधा हेतु हम न्यू डील को दो काल में विभाजित कर सकते हैं। पहला काल जो रहा था वह 1933 से 1934 तक का तथा दूसरा काल 1934 से 1939 तक का रहा था। अर्थशास्त्रियों के लिए न्यू डील का विचार कोई जो है वह एक नई विषय वस्तु रही थी। अर्थशास्त्रियों ने 150 पृष्ठों वाली एक पुस्तक की रचना की थी
और यह स्वीकार किया था कि उत्तर अभी पूर्ण नहीं है। न्यू डील का उद्देश्य अमेरिका को आर्थिक मंदी के दुष्चक्र से बाहर लाना था। रूजवेल्ट ने न्यू डील की नीति को लागू करने के लिए कॉर्डल हल, जो टेनेसी के थे, उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया था। हैरोल्ड इक्लिस को सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर बनाया था। हेनरी ए वॉलेस को सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर, फ्रांसिस पर्किंस को सेक्रेटरी ऑफ लेबर के तौर पर नियुक्त किया था। सच तो यह है कि कुछ विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर रूजवेल्ट को दिशा निर्देश देने का कार्य करते थे, जिन्हें समाचार पत्रों ने ब्रेन ट्रस्ट का नाम दिया था। अमेरिका की आंतरिक स्थिति को सुधार कर एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था में बदलना ही न्यू डील का मुख्य उद्देश्य रहा था। अब यहाँ पे यदि आगे हम बात करें इसके विषय में, जो न्यू डील नीति रही थी रूजवेल्ट की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रूजवेल्ट ने न्यू डील को लागू करने के लिए कई सुधार कार्य किए थे, जिनमें प्रमुख रहा था मौद्रिक नीति में परिवर्तन। आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए सर्वप्रथम मौद्रिक नीति में परिवर्तन की आवश्यकता जो है वह जताई गई थी। ऋण प्रणाली, बैंकिंग व्यवस्था तथा मुद्रास्फीति बिल्कुल शून्य हो गई थी। इन दोषों को सुधारने के लिए रूजवेल्ट ने 1933 में 3 अधिनियम पारित किए थे। 1935 के पूर्व यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि आपात बैंकिंग अधिनियम जो है उसे पारित किया गया था। इसके द्वारा पुनः संरचना अनुदान निगम तथा संघीय जमा बीमा निगम की स्थापना हुई थी। 1935 में बैंकिंग अधिनियम तथा प्रतिभूति विनिमय अधिनियम द्वारा मुद्रा एवं साख पर संघीय नियंत्रण बढ़ गया था। 1936 में पण्य वस्तु विनिमय द्वारा कृषि उत्पादों का विनिमय नियंत्रण में लाया गया था। विदेशी विनिमय में 1932 के मध्य तक डॉलर का मूल्य स्वर्ण माध्यम में केवल 85 सेंट रह गया था। औद्योगिक नीति, रूजवेल्ट के राष्ट्रपति बनने के पूर्व ही अमेरिका के बड़े कल कारखाने जो थे वो बंद हो गए थे तथा घाटे में भी चल रहे थे। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए 1933 में राष्ट्रीय औद्योगिक प्रतिप्राप्ति अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा उत्पादन और व्यापार को नियंत्रित कर लिया गया था। इस अधिनियम द्वारा रूजवेल्ट को उचित प्रतियोगिता के सिद्धांत की स्थापना का अधिकार मिला था। और हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि 1934 में जो है राष्ट्रीय प्रतिप्राप्ति अधिनियम की स्थापना हुई थी। 1935 में वैगनर अधिनियम और 1938 में श्रमिक मजदूरी मानक अधिनियम लागू किया गया था। नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन ने संहिताएं जो रही थी उस समय की के नियम में विशेष रूप से व्यापारियों और उद्योगपतियों के हित में ही रही थी। फिर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कुछ लाभ श्रमजीवियों को भी पहुंचाया गया था। 1,30,00,000 श्रमिकों के लिए 40 घंटे कार्य सप्ताह में जो है वो नियत किए गए थे और अन्य श्रमिकों के लिए कार्य सप्ताह 53.3 घंटों से 37 घंटों का हो गया था। संहिताओं में बाल श्रम विरोधक और न्यूनतम मजदूरी दर की भी व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रीय श्रम समिति की स्थापना झगड़ों के मध्यस्थता के लिए बनाया गया था। 1934 के बसंत ऋतु में हड़तालों का सिलसिला प्रारंभ हो गया था और राष्ट्रीय श्रम समिति को समाप्त कर राष्ट्रीय श्रम संपर्क समिति संगठित कर दी गई थी। नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड की स्थापना श्रमजीवियों के लिए स्थापित किया गया था। बेरोजगारों को राहत देने के उद्देश्य से कांग्रेस ने 1932 में फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एक्ट पारित किया था। इसके अंतर्गत फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम फेरा के नाम से जानते हैं, का संगठन हुआ था और हॉपकिंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब यदि यहाँ पे हम कृषि नीति के विषय में बात करते हैं तो रूजवेल्ट की कृषि नीति की मुख्य विशेषता एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट रहा था। इसके अंतर्गत उपज में वृद्धि करने तथा उसके कीमतों में भी वृद्धि करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान थे। कृषक नेताओं से इस अधिनियम को बनाते समय कृषि सचिव हेनरी ए वॉलेस ने काफी विचार विमर्श किया था। फार्म हॉलिडे एसोसिएशन, जो कि मध्य पश्चिमी क्षेत्र के किसानों की एक
उग्रवादी संस्था थी। उस संस्था को हतोत्साहित करने के लिए ही कृषि नीति के अंतर्गत इस अधिनियम का निर्माण किया गया था। जून 1934 में कृषि अक्षमता अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत किसानों को राहत पहुंचाने के लिए न्यूनतम प्रावधानों के अंतर्गत उनकी संपत्ति को ऋण मुक्त करने का प्रयास किया गया था। 1933 में कृषि साख अधिनियम, आपात गिरवी भूमि अधिनियम तथा गृहस्वामी गृह ऋण अधिनियम जैसी 3 महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे। साथ ही साथ वित्तीय सहायता के लिए बैंकों द्वारा काफी सुविधा प्रदान की गई थी। किसानों के ऋणों को माफ कर दिया गया था। इन सभी प्रयासों से कृषि मूल्य में अपेक्षाकृत काफी सुधार परिलक्षित हुआ था। 1930 के पहले कृषि मूल्य जो 55% था, वह 1933 के पश्चात बढ़कर 70% हो गया था। सरकार अच्छी पैदावार होने और साथ ही साथ मंडी में अनाज का भाव बढ़ाने से काफी उत्साहित हो गई थी और उन्होंने 3 प्रमुख कार्यों को संपादित किया। पहला, अभिकर्ताओं को प्रमुख कृषि क्षेत्र में भेजा गया। दूसरा, कपास की खेती में कमी की गई और तीसरा, बैंक हेड कॉटन कंट्रोल एक्ट पारित किया गया। रूजवेल्ट ने अमेरिका के सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके लिए उन्होंने 1935 में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को अस्तित्व में लाकर संघीय सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष अनुदान देने की घोषणा की थी। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को वृद्ध घोषित करते हुए उनके लिए बीमा योजना लागू किया गया था। 1933 में बेरोजगार राहत अधिनियम के द्वारा बेरोजगारी की समस्या के समाधान का प्रयास किया गया था। राष्ट्रीय रोजगार सेवा अधिनियम के अंतर्गत रोजगार कार्यालय की व्यवस्था को भी अस्तित्व में लाया गया था। रोजगार कार्यालय में बेरोजगारों को निबंधन की सुविधा दी गई थी तथा उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए गए थे। 1937 में संयुक्त राष्ट्र आवास प्राधिकरण स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य था लोगों को आवास ऋण उपलब्ध कराना। सरकार ने टेनेसी नई घाटी परियोजना की भी घोषणा की थी। इस परियोजना के अंतर्गत रेल, रोड, जहाज, गृह क्षेत्र में सुधार में के क्षेत्र में भी जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्य हुआ था। आर्थिक मंदी में सुधार के पश्चात रेल तथा सड़कों की सुविधा में सुधार किया गया था। 1934 में संघीय गृह अधिनियम पारित कर आवास ऋण प्रदान किया जाता था और कम ब्याज दर पर यह ऋण उपलब्ध कराया जाता था। एल्किंस का बट्टा अवरोधी अधिनियम पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि व्यापार के क्षेत्र में सुधार किया जा सके। रूजवेल्ट द्वारा पर्यावरण जो है संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास किया गया था। उनके द्वारा भूमि प्रबंध की व्यवस्था की गई थी। वन सेवा के निदेशक को कहा गया था कि वह किसानों को भूमि संबंधी सुविधा प्रदान करें। भूमि सुधार अधिनियम द्वारा कई बांधों का निर्माण करवाया गया था। सॉइल कंजर्वेशन सर्विस अधिनियम 1934 में आया था, जिसे स्थापित खेती और संरक्षण के लिए लागू किया गया था। 1933 में सिविलिया कंजर्वेशन कॉर्पस की स्थापना की गई थी, जिससे 18 से 25 वर्ष की आयु तक के लड़कों को कार्य दिया जाता था। 1940 ईस्वी तक इनकी संख्या बढ़कर हम देखते हैं कि कई गुना बढ़ गई थी, जिसका कार्य संरक्षण से जुड़े कार्यों को देखना होता था। न्यायिक क्षेत्र में रूजवेल्ट के द्वारा जो है सुधार किया गया था। न्याय के क्षेत्र में सुधार रूजवेल्ट की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही थी। 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले न्यायाधीश के सहयोग के लिए एक अन्य जज की नियुक्ति की जाती थी। 1937 ईस्वी में वह संघीय न्यायिक प्रशासन में भी सुधार लाना चाहता था। शीघ्र निपटाने वाले अधिनियम के द्वारा मुकदमों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाता था। अब यहाँ पे यदि और हम बात करें इसके विषय में, उसके जितने सुधार कार्य थे, तो हम ये देखते हैं कि रूजवेल्ट ने इन्हीं सुधारों तथा अमेरिका को आर्थिक मंदी से निकाल बाहर करने की स्थिति को न्यू डील के नाम से हम जानते हैं। रूजवेल्ट के 3 प्रमुख उद्देश्य रहे थे। प्रथम, लोगों को गरीबी तथा बेघर लोगों को राहत पहुंचाना। दूसरा, अमेरिका को बेरोजगारी के भंवर से निकालना। तीसरा, ऐसी स्थिति अमेरिका में दोबारा उत्पन्न नहीं हो, इसकी व्यवस्था करना।
रूजवेल्ट की इस नीति को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नया व्यवहार की संज्ञा भी दी जाती है। इतिहासकारों के मध्य रूजवेल्ट के कार्यों को लेकर विरोधाभास भी है। जहां कुछ इतिहासकार उसे राष्ट्रीय हित में बताते हैं, वहीं कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि रूजवेल्ट ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस नीति को जन्म दिया था। हालांकि यह सर्वमान्य तथ्य है कि रूजवेल्ट की यह नीति सर्व कल्याणकारी रही थी। फ्रीडल का यह कहना है कि रूजवेल्ट की व्यवस्था प्रगतिशील युग के उद्देश्यों तथा प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों पर आधारित है। रूजवेल्ट ने विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए उसे अपने पक्ष में कर लिया था। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। रूजवेल्ट के बारे में समीक्षकों की राय है कि उसकी उपलब्धियां महान थीं, उतना ही उसकी सफलताएं भी असफलताएं जो थीं वह भी आकर्षक रही थीं। अब यहाँ पे यदि हम आर्थिक मंदी के परिणामों के विषय में यदि हम बात करते हैं कि क्या इसके परिणाम हुए थे या प्रभाव हुए थे, तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि आर्थिक मंदी के जो परिणाम रहे थे वो राजनीतिक भी रहे थे। आर्थिक मंदी के कारण न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरा यूरोप प्रभावित हुआ था। आर्थिक मंदी ने उदारवाद, प्रजातंत्र तथा साम्राज्यवाद इन सभी पर अपना अमिट छाप छोड़ा था। सभी लोग आर्थिक स्वतंत्रता के इच्छुक हो गए थे। सभी राष्ट्र अपने देश के हित के हिसाब से सरकार के निर्माण में जुट गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम परिणामों की बात करें तो इसमें प्रमुखता हम देखते हैं कि नाजीवाद भी रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव तथा आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी में नाजीवाद का जन्म हुआ। नाजीवाद जर्मनी के साथ आर्थिक रूप से हो रहे पक्षपात का हवाला देते हुए लोगों को उकसाने का कार्य कर रहा था। आर्थिक क्रांति के विषय में यदि हम बात करें, जो उसका प्रभाव एक महत्वपूर्ण रहा था आर्थिक मंदी का, तो हम देखते हैं कि अमेरिका में आर्थिक मंदी ने आर्थिक क्रांति को जन्म दिया था, जिसके कारण अमेरिका ने 17वीं और 18वीं शताब्दी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली तथा अन्य राष्ट्रों में आर्थिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति होने लगी थी। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि साम्यवाद का जो है प्रचार प्रसार वह भी प्रारंभ हो गया था। अमेरिका में लेखक, प्रोफेसर, कॉलेज के छात्र सभी सोवियत रूस के व्यवस्थित आर्थिक प्रणाली से काफी प्रभावित हुए थे। थॉमस जो कि एक योग्य नेता था, परंतु चुनाव में उसे बहुत कम वोट मिले थे तथा 1936 के चुनाव में उसे 2 लाख से जो वोट हैं वो कम मिले थे। यह अमेरिका में समाजवाद तथा साम्यवाद के प्रसार को दर्शाने का कार्य करता है। आर्थिक मंदी ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने का कार्य किया था। इस मंदी ने अमेरिका तथा यूरोपीय देशों को न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक, सामाजिक रूप से भी प्रभावित करने का कार्य किया था। अमेरिका में समाजवाद तथा साम्यवाद का प्रवेश आर्थिक मंदी के कारण ही संभव हो पाया था और उदारवादियों और अनुदारवादियों जैसे 2 वर्ग बन गए थे। इनमें मतभेद प्रारंभ हो गया था। इससे अमेरिका में अशांति व्याप्त हो गई थी। आर्थिक मंदी का ही परिणाम रहा था कि इंग्लैंड में हड़ताल आंदोलन होने लगे थे तथा उपनिवेशों से राजस्व की मांग बढ़ गई थी। आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने अपने राजनीतिक प्रभुत्व को खो दिया था। हूवर जो इस समय राष्ट्रपति रहे थे, अमेरिका को आर्थिक मंदी से उबारने का अथक प्रयास किया था, परंतु सफल नहीं हुआ था। इधर अमेरिका आर्थिक स्थिरता लाना चाहता था। इसके लिए उसने कई बैंकों का निर्माण करवाया जो लोगों को ऋण प्रदान कर सके, और उसके प्रयासों के बावजूद आर्थिक मंदी के प्रभाव अमेरिका पर दिखे थे, जिसने वहां के राजनीतिक संरचना को भी प्रभावित करने का कार्य किया था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आर्थिक मंदी से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।